रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदनान। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आज की जो आगाज़ की दिलचस्प खबर है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं, शरीक बानी जिनको कहा जाता है, बिल गेट्स, उन्होंने तैयारी कर ली अपने जाने की। और जाने से पहले जाने की तैयारी नहीं की है, उनसे सवाल किया गया है। अच्छी प्लानिंग की है। आखिर एक दिन सबने इस दुनिया से रुखसत होना ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हुआ तो अपने बच्चों के लिए कुछ सारी दौलत छोड़ कर नहीं जाने वाला, बल्कि अपनी दौलत में सिर्फ 1% तो 1% उनका बहुत ज्यादा बनता है। 1.2 मतलब 2 अरब लगभग बन जाते हैं डॉलर्स। ये रुपयों की बात नहीं हो रही, जो कि वो अपने लवाहिकीन में छोड़ के जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि वो जो बाकी का हिस्सा है, एक हिस्सा अपने बच्चों को फलाही कामों जाएंगे, बाकी का फलाही कामों के लिए छोड़कर जाएंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फलाही कामों की तंजीमें चल रही हैं। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद एक हिस्सा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि 1.62 बिलियन डॉलर्स की रकम अपने बच्चों के लिए, और बाकी की तमाम रकम जो कि मजमूई अगर मालियत की बात की जाए तो 162 बिलियन डॉलर्स है, वो सारे खैराती काम में उसी तरह से चलती रहेगी। वो इदारे, वो तमाम प्रोजेक्ट्स उसी तरह से बिला तातुल चलते रहेंगे। अच्छा, एक आम इंसान की तरह उन्होंने ये सोचा है कि उनके बच्चे काबिल बने, लेकिन सिर्फ बाप की दौलत पर काबिल ना बने, बल्कि वो खुद एक्सप्लोर करें अपनी मर्जी का प्रोफेशन। बल्कि वो भी ये भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो माइक्रोसॉफ्ट में ही कोई जिम्मेदारियां सर अंजाम दें, बल्कि वो कहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें अपने प्रोफेशन को, अपनी कामयाबी के लिए नई मनाजिल तय करें, उसके लिए मेहनत करें लगन के साथ। और फिर भी वो इसको ये भी कहते हैं कि मैं इतनी दौलत छोड़ के जाऊंगा कि उन्हें मसाइल ना हो। और साथ साथ वो कहते हैं कि उनको अच्छी तालीम देना, उनकी अच्छी तरबियत करना और अच्छी परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी थी, जो कि मैं पूरी कर चुका हूँ। और बाकी की जिंदगी कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी खुश आइंद बात है। हम टॉप 5 स्टोरीज की जाने बात जाते हैं जनाब। और सबसे पहले हमारी आज की जो स्टोरी होगी वो होगी PSL की। PSL 10 का मेला सजने को तैयार है, शायकीन भी बेकरार हैं। अच्छा, वाकई बिल्कुल शायकीन बेकरार तो हैं, वो उम्मीदें लगाए हुए हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस जो हमारे खिलाड़ी नए उभर के आएंगे और जो PSL के खिलाड़ी होंगे वो एक शानदार, अल्लाह करे ऐसा ही हो। जिस तरह की आप अच्छी सोच रखती हैं, मस्बत सोच रखती हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि दाग बहुत से हैं जिन्हें धोने की ज़रूरत है। देखते हैं कि क्या होता है PSL के अंदर। इसके अलावा बात होगी आज नाज़रीन खरबों का नुकसान और तारीखी मंदी, क्योंकि ट्रंप के इक़दामात पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया की, एशिया की मार्केट्स हों, वो क्रैश कर गई हैं गुज़श्ता रोज़। जो टैरिफ के मामलात हैं, एक टैरिफ की जंग दिखाई देती है। ट्रंप का ये दावा है कि 60 से ज़्यादा ममालिक ने उनसे रब्ता किया है बार्गेनिंग के लिए, निगोशिएट करने के लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट ने नए कैनाल से मुतल्लिक इरसा सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। तो इसके नताइज क्या होंगे, क्या जो तनाज़ा जो कि जारी है सिंध और पंजाब के दरमियान में वो थमेगा। सिंध हुकूमत ने कैनाल्स की तामीर 18 अप्रैल तक रोक दी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पंजाब में शदीद गर्मी है, कुछ इलाकों में बारिश की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या बताता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है और फिजियोथेरेपी हमें किस तरह से तंदुरुस्त और चुस्त बना सकती है। इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम PSL की जाने वापस आ जाते हैं, क्योंकि PSL का मेला जो है वो सजने वाला है। तमाम खिलाड़ियों के नाम भी अनाउंस कर दिए गए हैं और एडिशन 10 है जी है, और इसकी भरपूर तैयारियां हैं। लेकिन जो एक खदशात जिसको कहा जा रहा है कि जो पिछले शिकस्त के दाग हैं, क्या वो PSL से धोने की कोशिश की जाएगी। और फिर तनकीद ये भी हो रही है कि जो स्टैंडर्ड था, जो मयार था PSL का, जो आगाज़ में ये जो मोमेंटम था, अब वो चीज़ नहीं रह चुकी है। अच्छा जुनैद, ये PSL है, कुछ सर्फ एक्सेल नहीं है कि मतलब सर्फ से धो लिया जाएगा। मतलब मैं ये समझती हूँ पिछले दाग धुले ना धुले, लेकिन कोशिश यही है कि अगली तैयारी तो आप कर सकते हैं ना। मतलब आपने आगे भी तो खेलना है, आपकी क्रिकेट में जो बहाली है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कम से कम बहाली की तरफ तो और लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त हैं। और ये जो बात हो रही है ना, PSL के ज़रिए सारी गलतियाँ आपकी माफ़ हो जाएंगी। और जो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हो रही है, और एक दो साल की बात नहीं, लगभग 3 साल से हम मुसलसल गड्ढे के अंदर गिरते ही जा रहे हैं। तो सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको वेलकम कहेंगे अवैस भाई। जैसे तैसे करके हारते हुए ही हमने कई इवेंट्स गुजार दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, ट्राई सीरीज़ हो, अमेरिका का दौरा हो, उसके बाद हमने देखा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, फिर अभी न्यूजीलैंड के अंदर वाइट वॉश हो गया ODI के अंदर, अभी PSL आ चुका है। यकीनी तौर पे एक्साइटमेंट तो होती है,
लेकिन तनकीद जो हो रही है वो ये कि क्या पीएसएल के ज़रिए एक बार फिर से उन्हीं प्लेयर्स को जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे दोबारा से सर पे बिठाया जाएगा, उन्हें सुपरस्टार बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिर मयार की बात भी हो रही है कि पीएसएल का जो मयार होना चाहिए था उसमें मुसलसल बेहतरी होनी चाहिए थी, अब वो चीज़ नहीं रह चुकी। तो क्या सारी शिकस्तों के दाग इस पीएसएल इवेंट से धुल पाएंगे? जी अवैस भाई सुन पा रहे हैं हमें? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सवाल अगर आप सुन पाए हो, शिकस्तों के दाग क्या धुल पाएंगे पीएसएल के इवेंट काफी से? होगा? देखिए मुझे पता है कि ऑब्वियसली जो आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की रही है इस पूरे अरसे के अंदर, तो बहुत से इस वक्त क्वेश्चन मार्क्स हैं, खास करके चाहे वो आपको पता है चेयरमैन को भी लेके बहुत से सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात करें, यहाँ तक जो मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ है, आकिब जावेद की स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मुझे पता है कि ये मैं कह सकता हूँ कि कड़वा सच भी है कि जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी गई है, जो आप सीरीज अभी हारे हैं, कहीं ना कहीं शायद अभी हम थोड़े दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, क्योंकि पीएसएल शुरू हो जाना, हमने उस चीज को बुला देना है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही है। रिजवान के आपने वो जो जिस वक्त न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हुई और आप जो उनके तासुरात थे, तो आपको नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है, वो उसकी तरफ अब उनकी नजरें हैं। और पाकिस्तान की T20 की तैयारी की बात करें, वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको पता है इस साल आपने एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, पाकिस्तान ने T20 सीरीज बहुत ज्यादा खेलनी है एज कम्पेयर टू ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। अब पीएसएल अच्छी चीज, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक ब्रांड है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि वो मामला जरूर हैं जो हमारे हुए हैं, जो पूरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की इस दफा की एडिशन की बात करें तो 510 के करीब जो 19 कंट्रीज से लड़कों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करो, फिर सबसे जो अच्छी चीज है वो है कि आपने अपनी जो उर्दू कमेंट्री है वो 20 ओवर्स के लिए आपने जो उसको बीच में लेके आए हैं, वो एक थोड़ा सा नया फ्लेवर इस वक्त आपको पता है लेके आएगी, खास करके उन अवाम के लिए जो लोगों को, शायकीन को एंगेज करेगी। ठीक है हम ये करेंगे। लेकिन जो आपने बात की ना टैलेंट की, देखिए हमें कहीं ना कहीं चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो ठीक है, आप जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट बेसिकली आपका वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्लेयर्स को डेवलप करते हो। लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की बात करें, वहीं से लड़के शॉर्टर फॉर्मेट के लिए भी निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग को शायद हमने बना लिया हुआ एक जगह जहां से लड़का परफॉर्म करता है, तो हम उसको टेस्ट क्रिकेट की कैप भी यहाँ तक दे देते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म जरूर है जहां पर आपको यंगस्टर्स भी नजर आते हैं, ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करते हुए, सीनियर्स के साथ चीजें सीखते भी हैं। अवैस, इस बार भी हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, सुपर लीग होने जा रही है, क्या समझते हैं जो हम यहाँ से तमाम वो लोग हंट करके निकालते हैं, जो हमें पता है कि ये प्लेयर्स जो है वो चल जाएंगे, हम उनको फिर उसके बाद रिफाइन नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, या उन खिलाड़ियों को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय वहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, या फिर हमारे खिलाड़ी खुद अपने अंदर बेहतरी लाना नहीं चाहते हैं? क्या वजह है कि पीएसएल जैसा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इसमें से टैलेंट तो निकलता है, लेकिन वो टैलेंट फिर वहीं का वहीं रह जाता है, वो आगे निखर नहीं पाता, और फिर इंटरनेशनल जिस तरह का मैच हम देख रहे हैं जाके खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, वजह क्या समझते हैं आप? और देखिए मैंने कहा ना कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग का एक सीजन है, ऑब्वियसली सब लोग इस वक्त, चाहे मैं हूँ, बहुत से लोग इस वक्त मीडिया चैनल्स के अंदर भी पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा एक अपना 10वां एडिशन है पाकिस्तान का, जिस तरीके की जर्नी हमने कैरी की है पाकिस्तान सुपर लीग पे। लेकिन जो आपने टैलेंट की बात की, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। मैंने कहा ना कि जब तक आप इज्जत अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देंगे, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होते, वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। दो चीजें हैं, मसला ये है कि जो आपका जो डोमेस्टिक का जो खास करके, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर लें, आप अपने प्रेसिडेंट कप की बात कर लें, वो ज्यादातर लाइव टेलीकास्ट नहीं होते टेलीविजन पे, जहां पर लड़का परफॉर्म करता है। पाकिस्तान सुपर लीग लाइव टेलीकास्ट होती है, यहाँ पर एक यंगस्टर जो सिलेक्ट होता है टीम के अंदर, वो अगर 4 आउट करता है, वो परफॉर्म करता है, तो उसका एक डंका बजने लग पड़ता है, हर कोई बैठ के ट्वीट भी करता है, फिर कि यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान टीम की रेस में होना चाहिए। वेरस जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली, उस बेचारे को इतनी ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता। ये लिटरली डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होता है, मैं बार बार कह चुका हूँ, बाकायदा ये बात कही जाती है कि अच्छा अगर वो एक एग्जाम्पल कोई भी लड़का है, हुजैमा जो भी है, उसने कितने खिलाड़ियों को आउट किया, किस टीम के खिलाफ किया, कौन कौन सा प्लेयर उसमें खेल रहा था, ये चीज नहीं देखी जाती कि ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी। अच्छा, इस बार दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पहला मैच भी उनका लाहौर कलंदर्स के साथ होने जा रहा है। आपका फेवरेट कौन है और कौन सी टीम इस वक्त आपको लग रहा है कि उसका पलड़ा भारी होगा? देखें, फेवरेट वाला मामला तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग है, जो भी टीम जीतेगा तो पाकिस्तान, लेकिन ख्वाहिश इस दफा
क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जरूर होगी, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप पूरे जर्नी की बात करें तो लॉन्गेस्ट साइड जरूर लिए, लेकिन जो बीच में जो एक आपको पता है जो उनके प्लेयर्स का जो एक जेलअप स्क्वाड टूटता था हमेशा, चाहे वो अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए हो, तो वो ज्यादा उनको ट्रबल करता रहा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है एक बड़ा एक फायर पावर रखती है, बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड आपको नजर आता है, जिस तरीके की उनकी थिंक टैंक मैनेजमेंट है। फिर कराची किंग्स थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इस दफा मुझे लगता है कि धाड़ेगा। हम बार बार बात करते हैं कराची कब धाड़ेगा, जिस तरीके की उन्होंने एक वर्किंग की है अपने पूरे स्क्वाड के ऊपर। डेविड वार्नर बड़ा एक इम्पैक्ट आपको पता है लेके आएंगे। फिर केन विलियमसन की आप बात करें, लेटर ऑन वो ज्वाइन करेंगे तो स्टेबिलिटी आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर नजर आती है। थिंक टैंक बड़ा तगड़ा है। मजे की जरूर पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जहां पर हम पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त जरूर बात करें, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप आपने खेलना है, जो लड़के पाकिस्तान सुपर लीग से आपको नजर आते हैं कि अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खुदारा इसके बाद उनको जो बूट कैम्प आपने लगाना उसको प्रॉपर तरीके से उनको अपना मटेरियलाइज किया जाए। मसला हमारा वही था, अब बहुत से लोगों ने तनकीद की T20 स्क्वाड पे, मैंने खुद की, लेकिन इन लड़कों को सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है, आपको 10-12 मैचेस देने पड़ेंगे। अच्छा, इसलिए देने पड़ेंगे। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, इन टीमों के बारे में क्या ख्याल है आपको? लगता है कि ये भी मुकाबला दे सकती हैं सख्त? देखिए, मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करें तो मुल्तान का आपको पता है सबसे बड़ा इस वक्त जो मुकाबला रिजवान का अपने साथ है, क्योंकि रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं। आपको याद हो जब पाकिस्तान टीम की कप्तानी को दी जा रही थी तो बात की जाती थी उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके कि पेशावर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है, परफॉर्म करके दी है। मुल्तान के लिए बात करें तो कैप्टनसी मटेरियल नजर आता है, तो जो परफॉर्मेंस उनकी पाकिस्तान टीम के लिए रही है तो अंडर स्क्रूटनी है, तो उनके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से उस प्रेशर को निकालते हैं अपने दिमाग से कि वो मुल्तान सुल्तान को कैसे कैरी करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइड है, आसान साइड नहीं होगी मुल्तान सुल्तान। कल मैं उनका इंटरव्यू भी अली तरीन का देख रहा था, उनके वीलॉग में उन्होंने कहा कि हमने फील्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान इस दफा देना है कि हमारा तो बेस्ट साइड्स हम जाने जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर वो आपको पता है इस वक्त बेसबॉल एक जो फील्डिंग कोच है उसको लेके आए। अच्छी बात है कि आप अपनी फील्डिंग को इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हो, फिटनेस पे आप ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो सी है इस दफा और कराची किंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। टीमें भी हैं ये। अच्छा अवैस, अगर हम जिस तरह से बात करते हैं जुनैद भी कि इस वक्त तासुर ये है कि क्योंकि PSL हमेशा की तरह जो प्लेयर्स हमारे चल भी नहीं पाते उनको एक बार फिर से हीरो बनाने की एक प्लानिंग होती है और उनको हीरो बना दिया जाता है, चाहे वो परफॉर्म करते हैं बाद में नहीं करते हैं। इन्हीं प्लेयर्स को लेकर आगे जो है वो हम स्क्वाड जो है तरतीब दिया करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ हीरो बनाने के टैक्टिक्स होते हैं उन्हीं प्लेयर्स को जो कि चल भी नहीं पाते हैं? आम रूटीन में हम जिस तरह से देखते हैं उनको हार पे हार और फिर हार। देखिए, एक छोटा सा एक मसला ये है पाकिस्तान सुपर लीग की, मैंने कहा ना कि यहाँ से ऐसे बहुत से लड़के, देखिए आप इस चीज को हमें भी एग्री करना पड़ेगा, बहुत से लड़के पाकिस्तान सुपर लीग से भी निकले जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आई है। बहुत से ऐसे लड़के हैं, हारिस रऊफ की आप बात कर लें, बहुत से ऐसे लड़के, लिमिटेड ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा। जब आप टाइम स्पैन देखते हैं आपके पास बेसिकली टीमें इस वक्त स्लॉट्स बहुत कम है, इसलिए कहा ना अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल के लिए, क्योंकि अब रीवैम्प सारा मामला होना है, टीम्स को देखा जाएगा कि उनकी स्ट्रक्चर को सारा मामला होंगे, आप टीम्स को ऐड ऑन कर रहे हो। ऐड ऑन से फायदा क्या होता है कि आपके पास पूल ऑफ क्रिकेटर्स का ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो भी पूल ऑफ क्रिकेट होता है, क्योंकि देखिए आपने एक बेस्ट बॉलर का अवार्ड रखा हुआ है, बेस्ट विकेट कीपर का रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं यूटिलाइजेशन इस सेंस में जरूर चाहता था कि बेशक स्ट्राइक रेट का हो जाए कि बेस्ट स्ट्राइक रेट का भी आप रखें, क्योंकि आप मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर फिर बात करते हो, तनकीद कर रहे हो पाकिस्तान टीम पे कि मॉडर्न डे क्रिकेट हम नहीं खेल रहे। उसको मॉडर्न डे क्रिकेट को लेके आने के लिए ये फेयर प्ले अवार्ड्स आपको लेके आने पड़ेंगे इसके अंदर। लेकिन थोड़ा सा आपके प्लेटफॉर्म से एक और भी चीज खास करके टीम्स के लिए कहना चाहूँ, जो कि जो खास करके फैंस हमेशा एक बात करते हैं, चाहे वो बेटा है कोई भी टीम हो जाए, अब फैन जोन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है टीम और खास करके फैन के बीच में लाइजॉन करने के लिए बिल्कुल ये ताल्लुक होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट भी तभी होता है जब प्लेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। 11 से इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है, दिफाई चैंपियन मद मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के, तो भरपूर इसमें शिरकत कीजिए, जाके मैचेस देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी बल्कि नया टैलेंट भी हंट होगा और सामने आएगा। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इस्लाहात के बारे में। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ हैं।
अजी वेलकम बैक। बात हो जाए उस भूचाल के जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर हैं उन्होंने बर्पा किया है पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक पर इजाफी टैरिफ या महसूल आयद किए जाने के बाद पैदा होने वाली जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स यानी कि बाजार हिस्स में भूचाल की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। जी हाँ, पीर को गुज़श्ता रोज़ कारोबार के आगाज़ ही के कुछ देर बाद 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की तारीखी कमी वाक़ई हुई, जिसके बायस कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल भी करना पड़ा। और यही रुझान हम देख रहे हैं कि तमाम एशियाई मार्केट्स के अंदर देखा गया है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद गिरावट का शिकार हैं, उन्हें शदीद मंदी का सामना है। क्या सूरत हाल रहेगी, बात करेंगे। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैस असलम साहब, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट की गिरावट का तसलसल जो है वो हम अगर देखें तो उसी के साथ जाके मिलता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस वक्त नई कारस्तानियां हैं? और क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा या इसमें आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, पहली बात तो ये है कि शायद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है। दुनिया ने तो रिएक्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेड है अमेरिका के साथ। हम भी, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएसए, मगर यूएसए हमें 1.3 बिलियन की चीज़ें बेचता है जबकि हम कोई अबाउट 5 बिलियन की। तो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, हमारा सरप्लस है। और जो हमें टैरिफ लगे हैं वो 29% हैं। जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएसए को, हमारे कंपेटिटर्स चाइना पे 34% लगा है टैरिफ, वियतनाम पे 40% लगा है, बांग्लादेश पे 37% लगा है, सिर्फ इंडिया है जो 25% हमसे कम है। सो हमें उस तरह वरी करना नहीं चाहिए। और फिर हमारे पास जीएसपी प्लस भी है यूरोप का। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारी मईशत चूंकि छोटी है तो यकीनी तौर पे कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा जितना बाकी दुनिया को इसके असरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसे अब सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, या रीनिगोशिएट करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए ताकि जो डैमेज हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उसमें कमी लाई जा सके? देखें, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जब हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी और बहुत ऊपर गई थी, उसका हमारी इंडस्ट्री पे कोई असर नहीं हुआ था। हमारी इंडस्ट्री अभी भी -1.4% पे चल रही है। सो वो पैसा आना चाहिए था इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी। दूसरा यह है कि हमने एक्सपोर्ट्स को डिवर्सिफाई भी नहीं किया हुआ, हमने नए मार्केट्स भी नहीं ढूंढे। ये वक्त है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपने छोटे कारोबारियों को और दीगर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताए कि बड़ी दुनिया मार्केट है, चीज़ें और बेचिए, डिवर्सिफाई कीजिए, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बेचिए। एक और जो नई वो डेवलपमेंट हुई है वो है कि कल शायद आज से वो एक रेयर मिनरल्स पे इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें यूएस डेलीगेशन भी आ रहा है। ठीक है। सो हम इन अ वे डिवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरा ख्याल है कि हमारी स्टॉक मार्केट शायद रीबैलेंस कर जाए एक आध दिन में। डॉक्टर कैसे, जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कुछ ओवर रिएक्ट भी किया है बाकी मार्केट्स की तरह, जिसका हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट ज़रा छोटी भी है, लेकिन हमने देखा कि कल जब आर्जी तौर पर बंद किया गया कारोबार को, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई और रिकवरी भी होना शुरू हो गई। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में रिकवरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी होगी, या फिर यहीं पर सस्टेन कर जाएंगे, यहीं से बुरे हालात भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि स्टॉक मार्केट तो टेक्निकली उर्दू ज़बान में एक सट्टा है ना जी, ये ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, और बहुत ऊपर भी गई तो लोग कई लूज करते हैं एंड सच फोर्थ। मगर मेरा ख्याल है कि जो बात आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि हम कहीं सस्टेन कर जाएंगे और रीएस्टैब्लिश। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है डॉक्टर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकदाम किया है, ये टैरिफ की एक जंग सी छेड़ दी है। अब जिस तरह से चाइना के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, जिस तरह से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और मुख्तलिफ मंडियों तक उनकी रसाई है, बहुत से ममालिक की तो मजबूरी है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने मुल्क में रसाई दे। लेकिन ये आपको लगता है कि कैलकुलेटेड सारी मूव्स हैं, ये सारे इकदाम हैं डोनाल्ड ट्रंप के, या उन्होंने भी बगैर सोचे समझे कर तो दिया और अब जो उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है वो उसे कवर करने की कोशिश करेंगे? गो कि वो कह तो रहे हैं कि 60 से ज़्यादा ममालिक ने हमसे निगोशिएट करने की कोशिश करी है, तो बाकी भी यही करें,
लेकिन आपको लग रहा है ये सब कुछ कैलकुलेटेड है या ये बस जिस तरह से वो गैर रिवायती सियासतदान है उसी तरह से ये सब कुछ उन्होंने किया है? और नहीं, ये कैलकुलेटेड है। मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप ने अपनी सारी मूव्स जो हैं वो जो 4 साल हुकूमत में नहीं था उसने सोची हैं इन द कॉन्टेक्स्ट। बात यह है जी कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमने पिछले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीरियड है उसमें हम इकोनॉमिक्स में एक फ्रेज कहते हैं पेंडुलम, वो शिफ्ट होता है फ्रॉम फ्री मार्केट टू क्लोज्ड इकोनॉमी। और हमेशा अमेरिका ही करता है इसको इनिशिएट। जब उसको क्लोज्ड इकोनॉमी का फायदा होता है जिसने अब ट्रंप को हो रहा है या होना चाहिए, तो वो इस किस्म के टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर देता है। जब उसको फ्री मार्केट में फायदा होता है तो वो फिर। लेकिन एक चीज तो है डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिका के मफाद में, अमेरिकी अवाम के मफाद में हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया से चाइना में शिफ्ट हो चुकी है उसे भी वापस ला सकें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शायद नामुमकिनात में हो जाए कि हर एक चीज़ को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें अमेरिका के अंदर? जो हाई एंड जॉब्स हैं उनसे अब उनकी तवज्जो हट जाए। और आपको लगता है कि जो रिसेशन की बात हो रही है इससे अमेरिका के अपने शहरी भी बच नहीं पाएंगे? एक छोटी सी मिसाल है कि आईफोन जो है वो 5 लाख का फर्ज क्या मिलता है पूरी दुनिया को, तो अब वो दुगनी कीमत में मिलेगा इन टैरिफ्स के बाद। जी, ये बात तो सही है कि इसका सारा इम्पैक्ट अमेरिकन मिडिल क्लास पे होगा। ट्रंप ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेवोस में कह दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि अगर आपने टैरिफ से बचना है तो अमेरिका के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करें। अब जो फिलॉसफी है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसकी जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इससे पहले अमेरिका सर्विस प्रोवाइडर था और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचता था, बाकी वो बायर नेशन था। अब वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही अमेरिका के अंदर हो। निसान ने फैसला कर लिया है कि एक बहुत बड़ा अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरे मुल्कों से वो नेगोशिएट कर रहा है कि आप अपने टैरिफ्स कम करें, हम भी करेंगे। कनाडा के साथ तो अमेरिकन सेनेट ने ही रद्द कर दी तो वो टैरिफ्स को। इसकी वजह आप बेसिकली क्या समझते हैं? अब जो कि अमेरिका के मफाद के लिए कहा जा रहा है, अमेरिकी अवाम के मफाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहते हैं, आपने कहा कि मिडिल तबका जो है वो अमेरिका के अंदर भी इससे मुतासिर होगा। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या वजूहात क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्यों करने जा रहे हैं? क्या दूसरे तमाम ममालिक को अपने जेर ताब लाना, उनको झुकाना ही मकसद है, या फिर बाकी अमेरिका के मफाद में ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं? देखें, बात ये है कि अमेरिकन जो ट्रंप की फिलॉसफी या जो रिपब्लिकन्स हैं ये वाइट सुपरमैसिस्ट हैं और ये ज्यादातर सेंट्रल अमेरिका के अंदर कंजर्वेटिव एक बहुत बड़ी फोर्स है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं ज्यादातर और शायद मैन्युफैक्चरर्स भी हों। तो ये उस लॉबी को जिसने उसको सपोर्ट किया है उसको लेना चाहता है। आप देखिए कि वो इलीगल, हाँ जी, इलीगल इमिग्रेंट्स को, ब्लैक्स को, स्पेनिश को इनको मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। सो इन अ वे वो एक पुराना जंग से पहले का जो अमेरिका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो एक कंजर्वेटिव है, जो वाइट सुपरमिस्ट है, उस तरफ जाना चाहता है। मगर मजे की बात यह है कि पहली दफा अमेरिका अपने दोस्तों को भी उतना ही टैरिफ्स लगा रहा है जितना वो अपने दुश्मनों को लगा रहा है। हालांकि चीन है जो उसका कंपेटिटर बन रहा है, यूरोप उस लेवल पे कंपेटिटर नहीं है। और इसी वजह से अमेरिका को अपने अंदर से भी बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो होगा क्योंकि हर वो शख्स जो इससे एडवर्सली इफेक्ट होगा वो तो, और स्पेशली रिपब्लिकन्स। अब मिसाल के तौर पे अगर ट्रंप को ये मिल जाता है कि वो थर्ड टर्म करे तो फिर प्रेसिडेंट ओबामा को भी इजाजत मिल जाती है डेमोक्रेट्स की तरफ से कि वो थर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन बातें तो ये भी हो रही हैं कि शायद वो दूसरा टेन्योर भी पूरा ना कर पाए जो जिस मोमेंटम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि उसको इम्पीच कर दिया जाए। बट बात यह है जी कि अगर तो पैसा शिफ्ट होना शुरू हो जाए अमेरिका के अंदर, और ये एक और फिलॉसफी भी है कि शायद ट्रंप ने ये जो गिरवाई है स्टॉक मार्केट्स, वो चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका का गिरे, और ये फोर्स है जो रिक्रूट किया है। ये सारे जो थ्योरीज हैं इस पे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसर असलम हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई अमेरिका में पैसा आना शुरू हो गया,
इन टैरिफ्स के मस्बत नताइज आ गए तो फिर तो यकीनी तौर पर एक कामयाब स्ट्रैटेजी से कहा जाएगा, लेकिन अभी शकूक व शुबहात और उसके असरात मुख्तलिफ दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने एरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए जो पानी की दस्तयाबी की सर्टिफिकेट थी उसके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दी गई थी और उस पर अभी स्टे लिया है। देखते हैं इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। ब्रेक के बाद से विदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और कुछ अच्छी खबरें हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। मुल्क के जनूबी हिस्सों में हीट वेव, बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है जनाब। अच्छी और बुरी दोनों मिक्स ही हैं और ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कहाँ कितनी गर्मी पड़ती है और कहाँ सुख का सांस लिया जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर, हीट वेव जैसी सूरत हाल होगी। सिंध खासतौर पर इसे कहा जा रहा है। लेकिन मुल्क के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर आज से यानी कि 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। इसमें जनाब चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा है जहाँ पर बारिशों का इमकान है। नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मेट है, डिप्टी डायरेक्टर मेट है हमारे साथ। अंजुम साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप ही बता दीजिए किसको परेशान होना चाहिए, कहाँ हीट वेव का खदशा है और कहाँ पे ज़रा सुख का सांस लिया जा सकता है, बारिशों की पेशगोई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि मुल्क के जो शुमारी इलाके हैं उसमें आज से लेकर 11 तारीख की रात या 12 तारीख की अला सुबह तक एक मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुतासिर करेगा, जिसमें इलाके भी ऑलमोस्ट आपने बता दिए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बात बताता चलूँ कि जिन इलाकों में बारिश होनी है इसमें स्पेशली खित्ता पोटोहार के जो शुमाली इलाके हैं उनमें जो है वो आंधी गरज चमक के साथ कहीं कहीं हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। तो इन इलाकों में जो है वो अब गंदम की फसल तैयार है और कटाई की तरफ है, तो ये हेल स्टॉर्म या जो आंधी है ये वहाँ की फसलों को मुतासर कर सकता है। ताहम अगर हम गर्मी की बात करें तो मुल्क के जनूबी इलाके बशमूल पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके जिसमें वस्ती पंजाब है, जनूबी पंजाब है और वस्ती और शुमाली सिंध और मगरबी और जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप हुई भी है पिछले 2 दिन से। और सिंध के अक्सर शहरों में दर्जे हरारत जो है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस बार अंजुम साहब कितनी गर्मी पड़ने की उम्मीद है, किस हद तक टेम्परेचर जो है वो हाई हो सकता है? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिंध साइड पे तो इस वक्त गर्मी शदीद हो गई है, पंजाब में भी गर्मी की एक लहर शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसमें कोई कमी वाक़ई होने की उम्मीद है या अब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं जब तमाम इलाकों में जिनमें आप बारिशें बता रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में इनमें जब बारिशें होती हैं तो उनका कुछ ना कुछ मौसम के ऊपर असर पड़ता है, पंजाब सिंध के ऊपर भी, बलूचिस्तान के ऊपर भी, कि वहाँ का वेदर भी अच्छा हो जाता है। देखें जी, अगर हम गुज़िश्ता साल और इस साल के अप्रैल की बात करें तो दर्जा हरारत में तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। यानी कि इस साल अप्रैल में दर्जा हरारत पिछले साल की निस्बत जो है वो 4 डिग्री ज़्यादा हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि गर्मी ज़्यादा है। और जो महकमा मौसमियात ने अप्रैल, मई, जून की जो फोरकास्ट की है उसमें जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा ही रहेंगे। ताहम जैसा कि आपने बात किया कि जब कोई मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के शुमाली इलाकों को मुतासर करता है तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ मुल्क के जनूबी इलाकों में भी आता है। तो जी बिल्कुल ऐसा होगा कि कल के बाद आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो है वो जो जनूबी पंजाब या शुमाली सिंध है इनके अक्सर इलाकों में जो है वो आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। अच्छा, जिससे दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का तो फर्क आ सकता है, लेकिन ये बहुत महदूद टाइम के लिए। उसके बाद दोबारा जैसी हवाएं रुकेंगी तो दोबारा से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। अच्छा, हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है अंजुम साहब, ये कहाँ आ सकती है हीट वेव और फिर किस तरह से बचा जाए? क्या मशवरा क्या देंगे शहरियों को? जी देखें, हीट वेव की सिचुएशन तो ऑलरेडी चल रही है और ये इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पंजाब के वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, वस्ती और शुमाली सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में रहेगा। और ये वक्तन फ़वक्तन इसमें जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। और इस बात की तवक्को है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल और स्टार्ट ऑफ मई जो है टेम्परेचर मज़ीद राइज कर जाएंगे। और इससे बचने का तरीका जी यही है कि आप जो है वो कड़ी धूप के टाइम यानी कि जो 11 से 4 का टाइम होता है इसमें घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई शदीद ज़रूरत है तो सर को ढांप कर निकलें।
पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, यहाँ पर दर्जे हरारत तो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन नमी का तनासुब इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि हम कराची की बात करें या कोस्टल बेल्ट की बात करें, वहाँ पर कम टेम्परेचर में भी जब नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल तो दुरुस्त। अंजुम साहब, क्योंकि इस वक्त आप बता रहे हैं कि गर्मी भी शदीद है, फसलों की कटाई भी है और फिर साथ साथ तेज़ हवाएं चलने और झक्कड़ चलने की भी बात आप कर रहे हैं, तो जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? उन्हें किस तरह से गंदम की कटाई जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए? क्या वक्त होना चाहिए? और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि गर्मी के दौरानिया इस साल कितना रहने वाला है? जी देखिए, अगर हम किसान भाइयों के लिए बात करें तो जिन इलाकों में बारिश मुतवक्को है, तो उनको तो चाहिए कि आज और कल तक जो है अपनी जितना आप कटाई कर सकते हैं वो आप कर लें, या फिर इसको आपको गैप देना पड़ेगा, क्योंकि आंधी आएगी या बारिश होती है और अगर कहीं हेल स्टॉर्म होता है तो वो फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह अगर हम जनूबी पंजाब या सिंध की बात करते हैं, सिंध में ऑलमोस्ट कटाई चल रही है और कहीं कहीं ख़त्म भी हो गई है, तो इन इलाकों के भी किसानों को चाहिए कि 10 तारीख से पहले अपना मैक्सिमम जो है वो फसलों को काट लें, क्योंकि सिंध में 10 और 11 तारीख को इस बात की तवक्को है कि तेज़ हवाएं या आंधी झक्कड़ चल सकते हैं जो कि फसलों को मुतासर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर मेट, और जैसा से बता रहे थे किसान भाइयों के लिए भी हिकमत अमली, और अगर आप तो आपकी फसलें जो है वो बच सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिशें और मौसम ख़राब होने जा रहा है, लेकिन इस बार गर्मी शदीद पड़ने वाली है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत ही अहम मामला है, मौजू है, जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्ग तो होते ही हैं, नौजवान भी आजकल मुतासर हो रहे हैं, और वह फिजियोथेरेपी के अंदर एक ऐसा तरीका इलाज मुतारफ़ हुआ है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ जिस्मानी तकनीक के ज़रिए दर्द में कमी लाकर अज़ा को हरकत में आसानी इसको बनाई जाती है। ये एक ट्रीटमेंट है जिससे जोड़ों की दर्द हो, पट्ठों की दर्द हो, मसल आपके वीक हो गए हैं, सोजिश है, खिंचाव है, कमज़ोरी, किसी भी वजह से आप किसी मुश्किल से दो चार हैं, वो बुढ़ापे में, जवानी में या बचपन में आपको कभी भी ये प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इसका पहले ऑपरेशन किया जाता था, हमने बहुत ज़्यादा देखा, घुटनों का ऑपरेशन होता था और बड़ा तकलीफदेह भी होता है, हड्डियों का ऑपरेशन होता है, लेकिन अब इसकी थेरेपी के जरिए आप इसको दोबारा से रिकवर करवा सकते हैं और दोबारा से आप ठीक हो सकते हैं। किस तरह से मुमकिन है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अली, आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर अली आपको। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, पहले तो यही कि ये मसला पैदा क्यों हो जाता है? अब तो हम देखते हैं कि बच्चों को भी कमर की दर्द है, घुटनों की दर्द है, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाती है, बच्चों के कभी हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रही है। तो ये बच्चों को भी वही जो बड़ों को मसाइल होते हैं उनकी वजह से दर्द होती है, एक ही मसला है? हमारी रूटीन, हमारी डाइट ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली ये इस वजह से हो रहा है। बेसिकली आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हुआ है। जो पहले हम टाइम ग्राउंड्स में गुजारते थे वो भी अब हम टाइम जो है वो स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा गुजारना शुरू हो गया। उसके अलावा जो फिज़िकली एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमम से मिनिमम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये आजकल तो जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, पहले तो होता था ये जितने भी डिस्कोजेनिक प्रॉब्लम्स है, मोहरों के मसाइल हैं या घुटनों के मसाइल हैं, वो ये बुज़ुर्गों में ही पाए जाते थे। अब क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि उनका सारा दिन के आगे बैठने का चिकन का और ब्रायलर का कितना किरदार है डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारी तकरीबन हर बंदे की लाइफ में बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड तो करती हैं, लेकिन अगर ये यूज़ भी करते रहें, लेकिन उसके साथ अगर आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी आपकी नहीं है तो आपको इस तरह के मसले मसाइल आपको देखने ही पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं किस चीज़ की कमी हो जाती है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी या ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर? कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, किस चीज़ की कमी? बेसिकली जब भी आपके मसल्स पेन आना शुरू होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर मोस्टली आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। आपके विटामिन B की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि अपना इंटेक बढ़ाएं, दूध, दही, अंडे, गोश्त, इनका इस्तेमाल बढ़ाना शुरू करें। सम टाइम होता है कि किसी के कहने के ऊपर हम कि जी आपका थोड़ा सा यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज़ कर गया,
उनके कहने के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी से गोश्त निकाल देते हैं, जो कि आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा होता। वीकनेस का शिकार हो जाएंगे, तो जी भी एग्जैक्टली उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल के अंदर वीकनेस आती जाती है। तो हालांकि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो आपका आफ्टर 40 वो आपका इंक्रीज़ होना शुरू होता है। उससे पहले सम टाइम होता है कि पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे किसी ने कहा था तुम्हारे घुटने में थोड़ा सा पेन है, शायद तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया, हालांकि उसकी एज होती है 30 होती है या 25 ईयर्स एज का होता है। तो ये बेसिकली आपकी पाँव के अंदर दर्द, हील के अंदर दर्द और ये जो टहने होते हैं इनके अंदर दर्द, ये रहना, स्वेलिंग हो जाना, हाथों की ये जॉइंट्स का पेन करना। मैं कल सिर्फ हल्की सी एक वॉल को पेंट कर रही थी, जिसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मेरी बाजू के ये जॉइंट में दर्द होती रही कि मैं ब्रश को यूँ घुमाती रही हूँ। ये किसी कमी की वजह से होता है या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से या फिर वैसे ही क्योंकि आपने काम किया है अरसे बाद इस तरह से हाथ को यूज़? इसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर तो आपको मुसलसल कॉन्टीन्यूसली अगर पेन रह रहा है तो उसके अंदर माइट भी पॉसिबल ये मुमकिन है कि आपका आर्थराइटिस स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, वो भी अब देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रेड के ऊपर स्टार्ट होना शुरू हुआ है। अगर तो आपको मुसलसल हाथों के अंदर आपको स्टिफनेस रह रही है, आपके हाथ अकड़ना शुरू हो गए या जॉइंट्स मूव नहीं कर रहे, घुटनों के अंदर दर्द आना शुरू हो गया। सिर्फ कल से एक हाथ में स्टार्ट हुआ, वो भी ब्रश शायद बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो यूजुअली होता है लैक ऑफ मूवमेंट से ज़्यादा, कभी एक्टिविटी उस तरह से नहीं आपने की होती, आपका ज़्यादातर मैक्सिमम काम पेपर पेन पे होता है। तो जब भी आप कोई फिजिकली इस तरह का वर्कआउट करते हैं, अमूमी तौर पे जो रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं, ये घुटनों के दर्द के हैं, ये एक बार अगर शुरू हो जाए तो फिर ये होते ही रहते हैं। अगर आपने झुक के कुछ ज़्यादा वज़न उठा लिया है या आप 40 प्लस हो गए हैं, 50 प्लस हो गए हैं, तो घुटनों का जो दर्द है वो शुरू हो गया है, तो वो फिर जान छोड़ता नहीं है। तो इसका फिर तरीका इलाज क्या हो सकता है? क्या थेरेपीज़ के ज़रिए आप रिकवर कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा घुटना है ना, वो फ्यूजन होता है, वो एक जंक्शन होता है तीन हड्डियों का। ठीक है, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला, इन तीन हड्डियों का ये जंक्शन है। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये कार्टिलेज पड़ी होती है, चिकनी हड्डी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, उसके साथ साथ वो जो चिकनी हड्डी होती है वो थोड़ा सा घिसना शुरू हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम चल रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। ठीक है, जो घुटनों के दर्द है, जी जी, उसमें आमतौर पे आपने सुना होगा कि खला बढ़ गया। ठीक है, जो कि गलत टर्म है, असल में खला कम होता है। अच्छा, जिसकी वजह स्क्रैच होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी कारआमद है बाजू का? तो घुटना चेंज, वो जो डिस्क चेंज करने की भी बात, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। कौन सा है उसमें? होता है बेसिकली ये है, जब आपका घुटना जो है वो घिसना शुरू हो जाता है, स्पेशली वो लोग जिनका ज़्यादा स्टेज में ऊपर नीचे चढ़ने का काम होता है या जो ज़्यादा पाँव के बल बैठते हैं, या स्पेसिफिकली फीमेल में क्योंकि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि उनके पेल्विक की आफ्टर डिलीवरी उनके पेल्विक की जो है एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो इनवर्ड आपके घुटने जो है वो मूव करते हैं, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मीडियल साइड के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। वेट बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा वेट भी एक फैक्टर है, बिल्कुल। जब कंप्रेशन मुसलसल आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आर्थराइटिस स्टार्ट होता है। आर्थराइटिस अगर ग्रेड 1 के अंदर है, ठीक है, तब भी वो फिजियो के थ्रू बेहतर हो सकता है। ग्रेड 2 में या ग्रेड 3 के अंदर है। क्या फिजियो के अंदर क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं वो, तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो घर पे क्या कर सकते हैं जिससे वो रिकवर कर जाएं? बेसिकली सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले उसको डायग्नोज करवाएं, आया वो ग्रेड 1 या 2 या 3 के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग एक फिज़िकल थेरेपिस्ट है उसकी हदायत के मुताबिक आप एक्सरसाइज करें। इन दैट केस के अगर आपका ग्रेड 4 के अंदर चला गया तो उसके अंदर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपका ग्रेड 1 और 2 के अंदर है तब आप वो वाली एक्सरसाइज आसानी से बता सकें मैं हमारे देखने वालों को। आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे कि जिसके अंदर वेट बेरिंग एक्सरसाइज नहीं होंगी, जस्ट लाइक साइकिलिंग होगी। ठीक है, आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन मसलन कोई भी आप शख्स है, होनी चाहिए। हाँ जी, कोई भी शख्स है उसको आपने सीधा लेट के जिसके अंदर के आपकी वेट बेरिंग ना हो।
अपने टांग लेग को रेज करना। हाँ जी अपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लेक्जन और एक्सटेंशन, ठीक ये है। आप बैक के लिए कह रहे हैं ये घुटनों के घुटनों के लिए? लिए। घुटनों के लिए बेसिकली ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, बेसिकली ये परफॉर्म करें या फिर साइकिलिंग वगैरह वो परफॉर्म कर सकते और हैं। डॉक्टर से रुजू कर ले, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर डॉक्टर वकार अली अली हमारे मौजूद साथ। थे जी, डॉक्टर वकार अली ऑर्थोपेडिक, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम आगे एक और बढ़ते हैं, अहम मामला है और वो है बहुत अहम। बस नहरों का मामला। सिंध हाई कोर्ट में इरसा के तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम डिक्टेटर नहीं हैं, हम पार्टनर्स हैं और हम इंसाफ और मिलकर बैठकर बात होनी चाहिए। नादर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। नादर कबूल साहब, मामला जो है अब तो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, हुक्म इम्तना जारी हो गया। अब क्या समझते हैं कि इरसा का जो मामला है ये वाकई मुतनाज़ हो गया है या इसको सही तरीके से नहीं बनाया, और ये अदालतों में ही ठीक होगा, हल होगा, या फिर निगोशिएट किया जा सकता है, बैठ के बात हो सकती है? अब भी है इसके इम्कान? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। देखें बिल्कुल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत है जिसकी वजह से हम हमारे ही एक सेनेटर हैं जो हमारे फिर लॉयर भी हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया और सिंध हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक सेंसिटिव इशू है उस पर फौरी एक्शन लिया। जो हमारे मुखालफिन थे वो बार बार हमें तनकीद कर रहे थे हमारे ऊपर कि पीपल्स पार्टी वो एक्शन नहीं ले रही, और हम बार बार सिंध की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये अश्योरेंस दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑन द सब्जेक्ट, और हम कभी भी सिंध के जो जायज़ हक है पानी का 1991 वाटर अकॉर्ड के तहत उसमें एक बूंद कमी का भी हम इजाज़त नहीं देंगे। हमने प्रेस क्लब्स के बाहर भी प्रोटेस्ट किए थे, फिर हमने मशल मार्च भी निकाला, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो बहुत ज़्यादा लेकिन इसके बावजूद कबूल साहब ये इरसा का बना दिया जाना और इसके अंदर कहा जा रहा है कि सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई है इरसा के अंदर, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? विफाकी हुकूमत ने अपने तहीं सारा काम निपटा लिया और फिर उसके बाद जो है कैनाल्स निकालनी शुरू कर दी, क्या ऐसा ही मामला है? जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने बार बार इस चीज़ पे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप एक तरफा फैसले ना करें, आप यूनिलैटरल डिसीजन ना करें। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कोई एक सूबा नहीं है, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है अलग अलग सूबों का, और हर सूबे को जब तक आप बराबरी से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान की जो आपस में हार्मनी है, कोहीजन है, उसको इफेक्ट होगा। तो वफाक की तरफ से अनफॉर्चुनेटली वाकई में आप सही दुरुस्त फरमा रही है कि सिंध से कोई इरसा का मेंबर नहीं था। अभी जो हम कोर्ट गए हैं, उम्मीद है लेकिन सदर जरदारी ने तो दस्तखत भी कर दिए थे, एग्रीमेंट हो चुका था और अब नहरें निकालने से पहले स्टे लिया गया। तो सदर जरदारी को भी तो इन सारी चीज़ों का इदराक होगा, बल्कि वो तो ज्वाइंट सेशन में इसका इजहार भी कर चुके। तो यहाँ पे ये कहा जाए वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है? देखिए, आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होती है वो एक सेरेमोनियल पोजीशन है एज हेड ऑफ स्टेट, वो एक एग्जीक्यूटिव नहीं है। प्रेसिडेंट साहब की हामी या कोई उनकी निगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे। वो एक सिर्फ प्योरली एक सेरेमोनियल ऑफिस है। तो सदर साहब को तो इसका इल्म था बिल्कुल कि वो हाँ करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने जरूर मीटिंग के अंदर ये चीज बताई जितने भी शिरकान थे। अच्छा ये थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को समझाने के लिए, अगर आप सिंध की ज़रूरत का पानी जो सिंध की ज़रूरत को पूरा कर दे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है आपके भाइयों को, चाहे वो पंजाब के हों, दीगर इलाके के हों, क्या उस सूरत में भी आप अलाउ नहीं करेंगे सिंध को या वफाक को कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाए, क्योंकि ये सिंध का पानी है इस बुनियाद पे? देखिए, सिंध का पानी सिंध को मिल ही नहीं रहा है ना। सिंध का जो हक है उससे बहुत कम पानी हमें मिल रहा है। स्पेशली जो हमारे फील्ड्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। उनकी जमीन, उनकी खेत जाया हो रही है। छोटे मोटे में जो है किसान, उनकी सॉरी टू कट कबूल साहब, उसकी क्या वजह है? अगर पानी अभी तक तो कैनाल्स निकाली नहीं जा सकी हैं, अभी तक तो ये मामला वैसे ही कटाई का शिकार है, तो फिर इससे पहले सिंध का पानी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है अगर किसानों को भी वहाँ पर नहीं मिल पा रहा? इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पानी की किल्लत
है, जो इंडस रिवर डेल्टा जिसको एक कहते हैं कि हिस्टोरिकल एक साइट है। अगर आप, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप आके देखें। वहां पे समंदर का जो पानी है वो रिवर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि पानी की ऑलरेडी किल्लत है। इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए, ये तो दुनिया के अंदर एक फिनोमेना है। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टडीज यूरोप और अमेरिका की तरफ से हुई है कि किस तरह दुनिया के अंदर जो चेंजेस आई उसकी वजह से ये वाटर सिस्टम्स, मोहनजोदारो भी कहते हैं कि जब गैर आबाद हुआ था, या जो आज जो उसकी हालत है वो उसी वजह से है कि जो इंडस रिवर शिफ्ट हुआ था मोहनजोदारो से, उसकी वजह से वहां पे फिर रहने के काबिल नहीं रहा था वो शहर। तो पानी जो है वो सबसे ज्यादा अहम चीज है किसी भी इंसानी सेटलमेंट, और इसी वजह से हम सेफ गार्ड कर रहे हैं सिंध का जो राइट तो है। आप कबूल साहब क्या होगा, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया क्योंकि ये इरसा की तश्कील गैर कानूनी है, इसलिए जो इरसा की जानिब से तमाम फैसले किए गए हैं उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए, केनाल का मामला जो है वो यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, उसकी तामीर रोक दी जाए। अब क्या होने जा रहा है, अदालत के थ्रू फैसला होगा या फिर मिल बैठ कर फैसला होगा, और क्या केनाल्स निकाली जाएंगी? हर चीज साइड बाय साइड चलती है। जो ये हम अदालत भी गए हैं, ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले हम मिल बैठ के हमने बात करने की कोशिश की। असेंबली के अंदर हमने, सिंध असेंबली से हमने रेजोल्यूशन हमने अप्रूव करवाया, फिर नेशनल असेंबली में भी हम बैठे इनके साथ, बट इनकी तरफ से कोई हमें ज्यादा पेशरफ नजर नहीं आई। तो इसी वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाना हमारा हक है। और देखें, ये भी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में और कानून पे यकीन करती है, तो इस वजह से हमने ये किया। हालांकि बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। और वैसे लम्हा फ़िक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे फैसला साजों के लिए। आप विफाकी जो ओहदे हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, तो फिर इन मामलात पे भी आपको मिल बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि अदालतों का रुख करें और सियासी मफादात इकट्ठे हो सकते हैं, तो अवाम के मफादात के लिए भी एक साथ जो आपको मिल बैठ कर फैसले करने होंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज आपका एक राइजिंग स्टार से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। ऐश रोहान पहली पाकिस्तानी खातून रैपर हैं जी, जिन्होंने अपने गाने खुद लिखे हैं, अपने करियर का आगाज़ किया उन्होंने 2016 में, और 2 एल्बम अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। और करियर में यहाँ कुछ काबिल ज़िक्र भी हैं उनकी चीज़ें। पहली पाकिस्तानी खातून फ़नकार हैं जिन्होंने फिल्म पर्ची के लिए 2018 में रैप गाना गाया, राइजिंग स्टार शो में रैप परफॉर्म किया, जहां इसने 45 मौज़ूआत का अहाता किया। और बहुत सी इनकी ऐसी कारनामे हैं जो कि हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे साथ मौजूद है नाज़रीन ऐश रोहान, आपको वेलकम कहेंगे ऐश पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये सफ़र कैसा रहा? एक तो ये बताइएगा आगाज़ कब से हुआ था, और इतनी अचीवमेंट इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी छोटी सी सेहत के साथ कैसे कर पा रही हैं? आगाज़ तो 2016 में किया था मैंने, और बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और सेहत की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक मुझे खुद पर्सनली मैं स्लिम पसंद हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं, और देखने वालों को भी, अपने चाहने वालों नहीं, लेकिन सुर बड़े मजबूत, उसके लिए तो जान लगानी पड़ती है, जान लगानी पड़ती नहीं, है। तो फिर आई थिंक कहते हैं ना कि गाना इज टैलेंट, तो मेरे ख्याल से सुर में इतनी जान नहीं लगती, जिसको गाना आता है वो गा लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपने आप मैरिड भी हैं, हमें ये पता चला जब पैनल से, तो हम तो परेशान हो गए कि इतनी छोटी सी और कमज़ोर सी बच्ची ये मैरिड भी हो सकती है। माशाल्लाह 4 साल का बेटा आपका, कैसी गुजरी आपकी मैरिड लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है। बेटा आपका 4 साल का हो गया, एक बेटा आपका? जी, एक ही बेटा। ज़बरदस्त। अच्छा, किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि एक सिंगर की ज़िंदगी कुछ और तरह से होती है, एक माँ की ज़िंदगी कुछ और तरह से होती है, तो किस तरह से मैनेज करती है दोनों चीज़ें? मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैंने ना एक रूटीन सेटल की हुई है। उसकी स्कूल लाइफ और है, मेरी मीडिया लाइफ और है, तो एक जो सिंगर होता है वो 24 आवर बिजी नहीं होता। वो स्टूडियो जाता है, मैं शाम में जाती हूँ मैं स्टूडियो, और दिन में सारा टाइम उसको। और अभी जो रिसेंटली आपका गाना रिलीज़ हुआ, उसका फीडबैक कैसे है, कितनी मेहनत हुई, और क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो अभी मेरी हैं जो फुलफिल होंगी इंशाल्लाह। और जो मेरा एल्बम है इसने काफ़ी टाइम लिया है, 1 साल तकरीबन मुझे लग गए हैं। इसके अंदर 10 गाने हैं, और अभी पहला गाना रिलीज़ हुआ है जाने जाना, और उसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक मुझे जो लगता है, जो मेरा ड्रीम था कुछ आर्टिस्ट के साथ काम करने का, वो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला इस एल्बम में। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बता रही थी कि आपने इंडियन आर्टिस्टों के साथ भी कोलैबोरेशन की है, और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ भी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यकीन करें कि मैं इस चीज़ को कभी मानती नहीं थी, बट
इंडियंस जो है ना बहुत ट्रस्ट, मतलब उन्होंने बड़ा ट्रस्ट दिखाया। अगर आप यहाँ पर जाते हैं ना, एक आर्टिस्ट की रॉयल्टीज़ होती हैं, रॉयल्टीज़ के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में कि भाई अच्छा गाना इतना हिट हो गया तो उसकी रॉयल्टीज़ आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। लेकिन मतलब जिसके साथ मैंने काम किया ना, इंडियन आर्टिस्ट, उन्होंने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मैंने उनको पर्सनली खुद बोला कि नहीं आप एग्रीमेंट करें, मतलब उन्होंने कहा नहीं आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं, आप मुसलमान हैं, बट मैंने कहा नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। आपके ऊपर ट्रस्ट किया। अच्छा, आपने OST भी ड्रामों के गाए हैं। ड्रामों के लिए पाकिस्तान के OST ही पाकिस्तानी ड्रामे को हिट कर देते हैं, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि उसका ड्रामा ही सबसे पहले दिल में उतरता है, फिर आप जाके OST के बाद आप ड्रामा देखते हैं। तो किस किस ड्रामे के लिए अभी तक आप OST गा चुकी हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन सा OST था वो? अभी मैंने एक OST बाबर मंगी के साथ किया था, जिसमें फुरकान कुरैशी हैं, और ये लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। और ये इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है, और OST काफ़ी माशाल्लाह से चल भी रही है, क्योंकि वो एक घरेलू लड़की के ऊपर है। तो पाकिस्तान में वैसे ही घरेलू लड़कियों को बहुत पसंद किया जाता है। और आपने आगाज़ किया ऐश एज ए रैपर के तौर पे, तो किससे इंस्पायर थी आप? और हमने तो बहुत कम देखी हैं पाकिस्तान में रैपर्स अच्छी जो इस तरह से उभर के सामने भी आए। जी, अच्छा, इंस्पायर में सबसे ज़्यादा जो थी वो मैं अमेरिकन सिंगर्स को सुनती थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई फेवरेट कौन था? थी, मैं कार्डी बी को ज़्यादा सुनती थी। जी, उनका मतलब द वे शी डू रैप, द फ्लो, आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो आगे चल के आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी रैप करना है? मैं करती हूँ, पाकिस्तान तक उर्दू लैंग्वेज तक? मेरा गाना एक आ चुका है जिसका नाम है तस्वीर, उसमें मैंने इंग्लिश रैप भी किया है। सो मैं अपने आप को एज एन इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, मेरा एम जस्ट पाकिस्तान नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक आप कितने गाने और कितने OST गा चुकी हैं, और आपके 2 एल्बम अब तक रिलीज हो चुके हैं, और एक आपका कल एल्बम रिलीज हुआ है या गाना रिलीज? एल्बम का पहला गाना रिलीज हुआ है, और एल्बम में टोटल 10 गाने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ हैं, सनी खान दुरानी के साथ है, मोजी के साथ है, स्केप के साथ है। तो ये और इसके अलावा पहले मैं जो एक एल्बम कर चुकी हूँ उसके अंदर 7 सॉन्ग्स थे, डिफरेंट टॉपिक्स पे कर चुकी हूँ। अभी मैंने फ़लस्तीन के लिए भी किया है एक रैप फॉर सोशल मीडिया, वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको। और डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब जो भी सोशल इशू होता है उसके ऊपर भी मैं रैप कर लेती हूँ। और अच्छा, जो OST आप कह रही हैं कि आपने गाया एक लड़की की ज़िंदगी के ऊपर है, अगर कुछ गुनगुना दें उसमें से? ओके अच्छा, वो ऐसे है, आपके पास ही माइक पड़ा हुआ है। ओके, माइक खोल दीजिएगा जी, जरा हम भी गुनगुनाना सुने, और हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। जी ऐश। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई, अभी तो उठ के है रोटी पकाई, किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देख के कहती अब कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं अपनी बात सुनूं, अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ, कभी शोहर के नखरे और रिश्तेदारों की बातें, पक गई हूँ। अच्छा, ये थोड़ा लो में है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा OSTs में रैप नहीं सुनती, तो इसको हमने एक गाने के हिसाब से किया है। एक और भी रैप सुनेंगे, मेलोडी भी सुनेंगे, आपसे डिफरेंट किस्म की हम चीज़ें सुनेंगे, लेकिन क्योंकि रैप पाकिस्तान में इस तरह से पॉपुलर नहीं है, या फिर आवाम नहीं उस तरह की सुनने वाली, कितना रिस्पांस आपको पाकिस्तान में मिला, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ थी और एक लड़की स्पेशली जब रैप कर रही हो? मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि पाकिस्तान में अभी एज अ फीमेल रैपर्स को उस तरह एक किया गया। तो अभी जैसे मैंने आपको ये गाना, मतलब अभी मैंने जो पढ़ के आपको सुनाया है, ये है तो रैप, लेकिन बहुत लो वर्जन में है, इसका फ्लो बहुत लाइट है, ताकि लोगों को ऐसे लगे कि जो रैप समझते हैं वो रैप समझें, और जो मेलोडी और गाने को पसंद करते हैं वो भी इसको, जो यंगस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली आपको चाहते भी हैं कि आप... बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि OSTs में फीमेल रैपर्स को चांस मिलना चाहिए। अभी तो ये बहुत लो है, बट आई थिंक आने वाले टाइम में फास्ट फ्लो वाला भी रैप होना चाहिए। अच्छा, रैप के अलावा, रैपर्स के अलावा कौन सा सिंगर आपको पसंद है? अच्छा, रैपर्स के अलावा मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, मैं उनके काफ़ी गाने सुनती हूँ, और मुझे श्रेया बहुत पसंद है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर ख्वाहिश हो कि किसी के साथ आप गाना चाहें, वो कौन से सिंगर्स हैं? ओके, तो जो मेरी ख्वाहिश है वो मेरी यही है कि मैं कार्डी बी के साथ ही करूं, क्योंकि आपको पता है अगर आप ड्रीम्स जितने बड़े देखते हो उतना ही आप मेहनत करते हो उस एम को अचीव करने। ख्वाब बड़ा देखेंगे तो पूरा होगा, बिल्कुल ऐसे, फिर उसकी चाह पैदा होगी उसको पूरा करने की। जी। अच्छा, कोक स्टूडियो और नेस्कैफे, कभी इनकी तरफ कभी किसी ने कॉल किया आपको, अप्रोच किया हो? अप्रोच मुझे काफ़ी लोग करते हैं, बट हर काम करने वाला भी नहीं होता, और जब मुझे एक टाइम में कोक स्टूडियो के लिए अप्रोच किया गया था, तब मैंने ब्रेक ले ली थी मीडिया फील्ड से,
और वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। बट आपको पता है लोग इंसान बातों में आ जाता है। फैमिली की कितनी सपोर्ट है? फैमिली आपको सपोर्ट करती है या लोग मना करते हैं? अक्सरियत मना करने वालों की है? ओके, मेरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान है जिसने मुझे सपोर्ट किया। इसके अलावा मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सबने तनकीद की? बट जी, सबने तनकीद की क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ ना। एक इंसान कौन है जिसने आपको सपोर्ट किया? वो मेरी फैमिली में ही है, अभी मैं नहीं बताना चाहती, बट मेरी फैमिली में। और दूसरा ये है कि अब जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे ना, अब वो लोग आते हैं, मिलते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ। वैसे अक्सरियत लोग ना इंतजार कर रहे होते हैं आपके कुछ बनने का, स्टार बनने का, और वो जितने तनकीद करने वाले थे, जब आप स्टार बन जाते हैं तो फिर आपकी, बल्कि आपको बताते हैं कि जी ये मेरा रिश्तेदार है, ये फिर कहते हैं हमने ही तो मशवरा दिया था ये करने के लिए। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखना ही नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ। एग्जैक्टली, ऐसे लोग भी आपके अपने आसपास सर्कल के अंदर ऐसे लोग अपने आसपास हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, रैप के लिए भी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिस तरह बाकी म्यूजिक के लिए रियाज करना पड़ता है, सुर लगाने पड़ते हैं, तो क्या इसके लिए भी बाकायदा? और कोई खास टाइम होता है जब आमद होती है, आइडियाज आते हैं, या किसी भी टाइम आ जाते हैं? अच्छा, मुझे मेरी एक चीज़ ऐसी है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरा जो भी मूड है मैं उसमें लिख लेती हूँ। मतलब मेरा फ्लो भी साथ साथ बनता है। मैं कंपोजिशन साथ साथ अपने लिरिक्स के करती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं पहले लिखूंगी फिर कंपोजिशन के लिए बैठूंगी कि यार मैं कैसे कंपोज करूँ उसको, नहीं। अच्छा, किचन में काम करते हुए, बच्चे को पढ़ाते हुए, बच्चे को संवारते, मैं खाना बनाते हुए मेरे माइंड में कुछ भी आया। जो आपने रैप बनाया था अभी, जो आप OST भी सुना रही थी, मुझे लगता है वो आपकी अपनी कहानी के ऊपर, मैं सास को क्या जवाब दूँ, काम कौन कौन से करूँ? नहीं, वो असल में बाबर मंगी ने लिखी है, वो उन्होंने ही लिखी है। और जब वो मेरे पास आई थी तो मैं बड़ी ज़्यादा नर्वस थी कि यार ये मैं इसको कैसे गाऊँ, लोग देखने वाले कहेंगे कि यार ये रैप कर रही है या गाना गा। बुरा ना मान जाए ना सुनने वाले। अच्छा, आपसे हम जाना जो आपका ट्रैक है वो सुनना चाहेंगे, आप सेंटर में आ जाए ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने और हम भी सुने। विश यू गुड लक आपके नए एल्बम के लिए और आपके लिए। थैंक यू। नाज़रीन, ये थी उभरती हुई हमारी स्टार और हमारी ढेरों दुआएं के साथ हैं, और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक था, वैसे मजा आया सुन के। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इसके साथ ही आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।